नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ब्रीफ। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको मेंढर लिए चलेंगे, जहां पर बड़ी खबर आपको दिखाते चले। मेंढर क्षेत्र में विशेष खुफिया सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने कॉर्डर सर्च ऑपरेशन चलाया है और चलाकर बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। तलाशी अभियान के दौरान एक बड़ा आईडी, करीब यहाँ 4.5 किलोग्राम, एक छोटा आईडी, 2 चीनी ग्रेनेड और एक 9 mm की यहाँ पिस्तौल और 9 mm और उसके साथ 7.62 mm की भी आप देखिए किस तरह से कई जिंदा कारतूस और एक बैग बरामद किया गया। और बरामद सभी विस्फोटक उपकरणों को बम निरोधक दस्ते ने मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सुरक्षित रूप से निष्क्रिय कर दिया। और इस कार्रवाई से क्षेत्र में संभावित बड़ा खतरा टल गया है। आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। ये बड़ी खबर, जहां पर मेडर में आप देखिए बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से अंजाम में लाई गई। तो मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज श्रीनगर की रैनावाली चौक पर ही बाब उल सुल्तान उल आरिफीन की कैलीग्राफी गेट का शिलान्यास किया। और इस मौके पर सलाहकार नासिर असलम वानी और जादीबल के ही आप देखिए एमएलए तनवीर सदीक मौजूद रहे। अधिकारियों के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का मकसद इलाके की सांस्कृतिक पहचान को दिखाना और रैनावाली चौक की खूबसूरती को बढ़ाना है। इस प्रोजेक्ट को स्थानीय विरासत और पारंपरिक आर्किटेक्चरल स्टाइल के हिसाब से डिजाइन किया गया है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे उपायों से न सिर्फ शहरी नजारे बेहतर होंगे, बल्कि टूरिज्म और सामाजिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। हमने किसी चीज का इनॉग्रेशन नहीं किया। आज एक एमएलए साहब तनवीर सदीक साहब की तरफ से अपने इलाके को और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए एक गेट का जो है फाउंडेशन स्टोन रखा गया है। इससे कोशिश की जा रही है कि पुराने शहर को एक उसकी खूबसूरती बढ़ाई जाए। थोड़े से टूरिज्म के लिहाज से कुछ जगह ऐसी बनाई जाए जहां लोग आके देखेंगे भी, फोटो खिंचवाएंगे और डाउनटाउन के लिए जो है ये फायदेमंद साबित होगा। इसी तरह तनवीर ने दरगाह शरीफ हजरत बल में भी इसी तरह के 2 गेट बनवाए हैं। कोशिश की जा रही है कि इन इलाकों की जो है खूबसूरती जो है उसको बढ़ा दिया जाए। और कुछ उमर साहब, कल वाइस प्रेसिडेंट का विजिट है कश्मीर। अब इसमें क्या है ना, अदर स्टेट्स हैव आल्सो प्रपोज्ड नेम चेंजेस। मैं कह नहीं सकता ना, अब मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ममता बनर्जी ने इसकी मांग की, अगर की है तो मरकज को ये कबूल करना चाहिए। अगर केरला का नाम बदल सकता है और वेस्ट बंगाल ने नाम बदलने की बात की है तो करने दीजिए। अगर असेंबली ने ये बात की है, कल को अगर जम्मू कश्मीर की असेंबली जो है जम्मू कश्मीर का नाम बदलने में कोई प्रस्ताव रखता है तो ठीक है, अब उस पर भी मरकज को गौर करना चाहिए। उमर साहब, कल वाइस प्रेसिडेंट का विजिट कश्मीर है, तो किस तरह से आप देखते हैं उनके विजिट का? अब हम उसका खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आज शाम को आएंगे, कल यूनिवर्सिटी में कॉन्वोकेशन होगा और बड़ी अच्छी बात है। बच्चे यूनिवर्सिटी के जो हैं वे सभी से इंतजार कर रहे हैं कि उनको उनकी डिग्रीज, मेडल्स, पीएचडी वगैरह वो वाइस प्रेसिडेंट साहब के हाथों जो है दी जाएंगी। और ये वाइस प्रेसिडेंट साहब का ये पहला दौरा है संभालने के बाद। चलिए, तो एक और बड़ी खबर आपको दिखाते चले, जहां पर इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। पीएम मोदी का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। बताते चले कि नेतन्याहू और उनकी पत्नी की तरफ से ये स्वागत किया गया है। इजरायली पीएम वहां आप देखिए स्वागत के लिए पहुंचे। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट, जहां पर 2 दिवसीय दौरे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए हैं। भव्य तरीके से स्वागत किया गया है। रक्षा के क्षेत्र को लिहाज में रखते हुए आप देखिए किस तरह से बड़ी बात हो सकती है, यानी कि चर्चा का केंद्र यहाँ कई मुद्दे बन सकते हैं। रक्षा के क्षेत्र को लेकर यहाँ बातचीत हो सकती है, ऊर्जा को लेकर बातचीत हो सकती है, तकनीक को लेकर बातचीत हो सकती है और उसके साथ साथ आतंकवाद को मद्देनजर रखते हुए भी चर्चा का दौर शुरू किया जा सकता है। ये बड़ी खबर, जहां पर कल ही आपने देखा कि अटकलें ये लग रही थी कि सुबह सुबह जब वहां इजराइल के अंदर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे तो भव्य नजारा देखने को मिलेगा। तो इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल पहुंच गए हैं। भव्य तरीके से स्वागत किया गया है और बेंजामिन नेतन्याहू की पत्नी और दोनों ने मिलकर भव्य तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया है। लेकिन इस बीच में ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है। दूसरी तरफ आप देखिए पूरे देश के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर ट्रेड डील को लेकर घमासान मचा हुआ है। लेकिन उसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल दौरे पर हैं। 25 और 26 फरवरी को इजराइल का दौरा करेंगे और तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा हो सकती है। वाणिज्य को आगे बढ़ाने की कोशिश हो सकती है। कई ऐसे समझौते हैं जिन पर हस्ताक्षर हो सकते हैं
और आगे अन्य आयात निर्यात को लेकर भारत किस तरह से इजरायल के साथ साझेदारी करेगा, इस पर भी चर्चा हो सकती है। यानी कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री एक एक करके कदम बढ़ा रहे हैं। ये साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर तेल अवीव में पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और इस वक्त आप देखिए पीएम ने उनका भव्य तरीके से स्वागत किया है। और ये पूरा शेड्यूल कल से ही तय किया गया था कि किस तरह से प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचेंगे, स्वागत होगा, गार्ड ऑफ ऑनर होगा, और उसके बाद फिर आगे चर्चा का दौर भी शुरू हो जाएगा, अपना संबोधन भी दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल साफ तस्वीरें आपके सामने, तेल अवीव से तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंच गए हैं और इजरायल पहुंचने पर यहाँ बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी ने उनका भव्य स्वागत किया है। और साथ ही ये भी बताते चले, जब आप ये तस्वीरें देख रहे हैं तो अपने आप में ये तस्वीरें बहुत खास हो जाती हैं, क्योंकि जब देश का प्रधानमंत्री किसी देश में पहुंचता है और वहां पर उनका स्वागत होता है तो ये सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का स्वागत नहीं है, ये हर देशवासी का स्वागत है जब गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है। तो ये तस्वीरें आपके सामने, जहां पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया है और इजरायल के ही यहाँ तेल अवीव में प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। और ये खुद तस्वीरें आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, किस तरह से अलग अलग जो अधिकारी हैं वो भी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ भी चर्चा आने वाले समय में हो सकती है, क्योंकि तमाम बड़े मुद्दों को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई को अंजाम इस वक्त दिया जाएगा। यानी कि एक बड़ा संबोधन प्रधानमंत्री की तरफ से भी होगा, लेकिन वो संबोधन सुनना जरूरी रहेगा कि प्रधानमंत्री किस तरह से अपनी बात रखते हैं, किन मुद्दों को लेकर वहां पर चर्चा हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ देखिए, इजरायल में एयरपोर्ट पर ही रिसीव करने के लिए पहुंचे और आज यहाँ जिस तरह से एयरपोर्ट पर रिसीव किया गया है, भव्य तरीके से स्वागत हुआ। 2017 में यहाँ प्रधानमंत्री गए थे, लेकिन अब 9 साल के बाद ये एक दूसरी इजरायल यात्रा प्रधानमंत्री कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल प्रधानमंत्री अपने दूसरे दौरे के दौरान इजरायल में पहुंच गए हैं। इजरायल के पीएम और उनकी पत्नी ने स्वागत किया है। लेकिन मोदी जो भाषण का बहिष्कार कर सकते हैं, यानी कि इजरायली विपक्षों की तरफ से जिस तरह से बड़ी बात कही गई, लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि एयरपोर्ट पहुंचे हैं, वहां पर स्वागत हुआ है। अब आप देखिए किस तरह से भव्य तरीके से स्वागत है। लेकिन फिलहाल तेल अवीव की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देखिए रिसीव करने के लिए पहुंचे और अपने आप में ये काफी खास तस्वीरें हो जाती हैं। राष्ट्रीय गान का भी किस तरह से वहां पर गाया गया है, राष्ट्रीय गान का भी स्वागत ही समझ लीजिए, क्योंकि जब हमारे देश का राष्ट्रीय गीत किसी देश में बज रहा है तो काफी तरीके से आप देखिए सम्मानजनक स्थिति होती है, क्षण होता है। लेकिन फिलहाल इस वक्त साफ तस्वीरें आपके सामने, जहां पर राष्ट्रीय गीत को बजाया गया है और राष्ट्रीय गीत की धुन पर ही ये भव्य तरीके से स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तेल अवीव में किया गया है। बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी दोनों एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं, रिसीव किया गया प्रधानमंत्री को और उसके बाद भव्य स्वागत के साथ ही भारत का राष्ट्रीय गीत वहां पर बजाया गया है। और यहीं से आप समझ सकते हैं कि हर भारतवासी इस वक्त किस तरह से देश को, जिस तरह से प्रधानमंत्री आगे बुलंदी की सीढ़ी पर पहुंचा रहे हैं, तो हर भारतवासी के लिए ये गौरव का क्षण है, क्योंकि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और अब हर देश ये चाहता है कि वो भारत के साथ आयात निर्यात करे, व्यापार पर समझौते करे। तमाम मुद्दों को लेकर आज भी यहाँ समझौते होने हैं, चर्चा होनी है। चलिए तो आगे बढ़ जाते हैं। जिलाधिकारी पुंछ अशोक कुमार शर्मा ने बताया कि यहां मुगल रोड पुंछ की ओर से पूरी तरह से क्लियरेंस मिल गई है, यानी इस रास्ते को पूरी तरह साफ कर दिया गया है। हालांकि पीर की गली के आगे कुछ दिक्कतें अभी भी बनी हुई हैं। उन्होंने कहा कि इन समस्याओं को शोपिया के डिप्टी कमिश्नर के साथ समन्वय कर उठाया गया है और जल्द ही समाधान के प्रयास जारी हैं। प्रशासन को उम्मीद है कि अगले कुछ दिनों में सड़क को वाहनों की आवाजाही के लिए पूरी तरह बहाल कर दिया जाएगा। संबंधित विभाग सुरक्षित और सुगम यातायात सुनिश्चित करने में जुटे हैं। देखिए, मुगल रोड हमारी तरफ से क्लियर है, लेकिन कुछ इश्यूज जो हैं वो पीर की गली से आगे हैं, वहाँ बीआरओ काम कर रही है। यूं ही वहाँ से क्लियरेंस आती है। मैं डीसी शोपियां के साथ इन टच हूँ, यूं ही क्लियर होती है और होपफुली आने वाले चंद दिनों। तो जम्मू विश्वविद्यालय में गूंज महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कला, संस्कृति, खेल और शैक्षणिक नवाचारों का भव्य संगम देखने को मिला। इस उत्सव में क्षेत्र की 4 विश्वविद्यालयों और संबद्ध कॉलेजों के छात्र छात्राएं भाग लेकर खेल एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। कार्यक्रम के दौरान पारंपरिक लोक नृत्य, नुक्कड़ नाटक, ललित कलाएं और स्टार्टअप नवाचारों की झलक देखने को मिलेगी। महोत्सव का उद्देश्य युवाओं की रचनात्मकता को मंच प्रदान करना और अकादमिक उत्कृष्टता को भव्यता देना है, बढ़ावा देना है।
गूंज वेन्यू फाउंटेन प्लाजा के पास एग्जीबिशन है, तो जो स्टॉल्स लग रहे हैं वो फाउंटेन प्लाजा का होगा। ऑनरेबल चांसलर साहब जब आएंगे तो वो फर्स्ट उनका विजिट स्टॉल्स पर होगा, हर डिपार्टमेंट के बेस्ट प्रैक्टिसेस को देखते हुए। उसके बाद राजेंद्र सिंह ऑडिटोरियम वो वेन्यू होगा जहां पर ऑनरेबल चांसलर साहब हमारे फैकल्टी, अगर इसका नाम ही देखें तो इसका एक मोटिव है, वो ये है कि बच्चों के अंदर जो अंतर्ध्वनि है वो अपनी अंतर्ध्वनि को पहचान सकें और उसके अनुसार अपनी जीवन यात्रा शुरू कर सकें। ये एक। दूसरा है कि साइलोज में नहीं, सिनर्जी में काम करना है। तो जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो डिपार्टमेंट्स के स्टॉल लगेंगे, तो एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट के बारे में, बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में पता चलेगा। तो ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रांस डिसिप्लिनरी मोड में इंटर डिपार्टमेंटल और इंटर यूनिवर्सिटी रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी का। तीसरा, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए कल्चरल एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी। एंड चौथा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली है वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस टू द इंस्टीट्यूशन, टू द प्रोविंस। जिसके लोग बच्चे आ रहे हैं जो स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बेस्ट प्रैक्टिसेस में ऑलमोस्ट हमारे सारे डिपार्टमेंट्स ने अपना भेज दिया है कि वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो करीब 40 डिपार्टमेंट्स जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं बेस्ट प्रैक्टिसेस। बाकी 700, जैसा प्रकाश जी ने बताया, 700 पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, दे हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर। तो जम्मू में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब की गिरफ्तारी के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री रमन भल्ला, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन और उनके साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नेताओं ने भाजपा सरकार और पुलिस प्रशासन पर राजनीतिक दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया। कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द ही रिहाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। उदय भानु चिब जी को गिरफ्तार यहाँ पे किया, जो हमारे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष है और सन ऑफ द इस्राइल है, जिन्होंने जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे जो यूएस ट्रेड के सिलसिले में सीधा प्रहार किसानों पे हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये 20 तारीख को वाक़या था और 16 तारीख से ये समिट चल रहा था। पहले ही चर्चा का विषय था कि बात इंतजाम यहाँ पे हुई है। तो लोग विरोध यहाँ पे कर रहे थे हर जगह पे, और चाहे बिल गेट का यहाँ पे आना और उसका भाषण रद्द करना। कौन से आदमी थे जिन्होंने उनको भी न्योता दिया? देश का सर शर्म से झुक जाता है जब बिल गेट जैसे आदमी को भी यहाँ पे न्योता दिया गया। उसी का विरोध करने के लिए युवा कांग्रेस जो प्रदर्शन यहाँ पे किया, हम उनके साथ है। तो देश का अपमान तब हुआ कि जब आपकी एक यूनिवर्सिटी जो है वहाँ पे चाइनीज रोबोट को पेश करके बोलती है कि हमारी यूनिवर्सिटी ने बनाया, और चाइना वहां से ट्वीट करता है और बोलता है कि भारत जो है हमारा रोबोट का नाम यूज कर रहा है। उसको लेकर जब और हमारे रशिया इंडिया यूएस की डील को लेकर जब वहां पे प्रदर्शन किया जाता है तो कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया जाता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि उदय भानु चिब को जो मेमो दिया गया है, उस मेमो में जो एक चीज लिखी गई है कि उनको क्यों अरेस्ट किया गया, कि टी शर्ट जिसपे लिखा था कि पीएम इज कॉम्प्रोमाइज की टी शर्ट कहां से बनी, इसको लेकर उदय भानु चिब को। तो श्रम कानूनों में संशोधन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर राष्ट्रव्यापी आह्वान पर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले जम्मू में जोरदार प्रदर्शन किया गया और प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कर्मचारियों और श्रमिकों ने भाग लेकर अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया। वक्ताओं ने कहा कि श्रम कानूनों में प्रस्तावित बदलाव श्रमिक हितों के विपरीत है और इन्हें वापस लिया जाना चाहिए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। हर जिला स्तर पर डीसी के द्वारा प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ अपने स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं यूटी के, उनको भी भेजा जा रहा है। उसके साथ साथ जो अपने लेबर मिनिस्टर ऑल इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उनको भी मेमोरेंडम भेजा जा रहा है। जो मजदूरों की समस्याएं हैं, जो स्कीम वर्कर की समस्याएं हैं, उसके रेजुलेशन जो है वो पूरी के ऑल इंडिया हमारी कॉन्फ्रेंस में लिए गए हैं। और आज जो मेमोरेंडम है डीसी साहब के द्वारा हम भेजेंगे, और आज का जो प्रोटेस्ट है इसमें जितने भी अपने लोग हैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट के, खाली ये धरना प्रदर्शन के लिए आए हैं। आज हमारी कोई हड़ताल नहीं है, हड़ताल का कार्यक्रम नहीं है। ये सरकार को, क्या वो स्टेट गवर्नमेंट है, क्या वो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके लिए एक ये ट्रेलर है, और ट्रेलर जो हम दिखा रहे हैं
उसके देख के सरकार अपना जल्दी से जल्दी फैसला बदले और जो लेबर लॉ है जो इम्प्लीमेंट किए हैं कानून तौर पे 1 अप्रैल से लागू होने हैं उसको जो अमेंडमेंट्स भारतीय मजदूर संघ ने तो भारतीय मजदूर संघ ने डोडा के अंदर आप देखिए विरोधी रैली निकालकर जिलाधिकारी कृष्णलाल को ज्ञापन सौंपा। रैली में करीब 100 असंगठित श्रमिकों और दिहाड़ी मजदूरों ने भाग लेकर प्रमोशन नियमितीकरण और नौकरी सुरक्षा की मांग उठाई। संगठन ने चुनाव वैली में बढ़ती हुई बेरोजगारी पर चिंता जताते हुए बड़े हाइड्रो और पावर प्रोजेक्ट्स में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता देने की मांग की। यूनियन नेताओं ने कहा कि वर्षों से कार्यरत मजदूरों को अब न्याय और स्थायी रोजगार मिलना चाहिए। हमारे मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक मेमोरेंडम जो है हमारे गरीब वर्ग का उनको जाएगा और एक मेमोरेंडम हमारा जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक जाएगा। और हम ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि भारत सरकार और हमारी जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार जो है इस गरीब तबके के लिए जो है आने वाले वक्त में जो है इनकी जो जेन्युइन डिमांड्स है उन डिमांड्स को पूरा करेगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो भारतीय मजदूर संघ जो है वो सक्षम है और आने वाले दिनों में आप देखोगे अगर हमारी डिमांड्स को पूरा नहीं किया जाता है तो हम लोग फिर सड़कों का रुख करेंगे और फिर जम्मू कश्मीर की सरकार को और केंद्र की सरकार को भारतीय मजदूर संघ के इन सफाइयों को रोकना। तो जम्मू के ही यहाँ केएल सहगल हॉल में टीम जम्मू और डुग्गर बरादरी की ही यहाँ द्वारा भव्य पुस्तक विमोचन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में एंटी करप्शन ब्यूरो जम्मू कश्मीर के निदेशक शक्ति पाठक मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए और इस अवसर पर पद्मश्री सम्मानित लेखक नरसिंह देव जम्वाल की पुस्तक 1947 द पाकिस्तानी हमला द ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में टीम जम्मू के चेयरमैन जोरावर सिंह सहित साहित्यकारों, बुद्धिजीवियों और बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया। आज एक प्रोग्राम रखा हुआ था जिसमें हमारे पुलिस के ही पूर्व अधिकारी रहे हैं नरसिंह देव जम्वाल साहब, उनकी किताब का इनॉग्रेशन था, विमोचन था। और कहानी क्योंकि वो ऐतिहासिक है और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड है, काफ़ी चीज़ें हमारे घरों तक सीमित हैं। मुझे लगता है इस किताब के ज़रिए लोग उसको पढ़ेंगे, हमारी नई जनरेशन पढ़ेगी तो उनको कहीं ना कहीं एक अपने ऊपर एक जो स्वाभिमान होता है वो ना आएगा। तो सभी को पढ़नी चाहिए, मुझे तो अच्छी लगी जी। ਅੱਜ ਇੱਕ ਡੁੱਗਰ ਬਾਰਾਦਰੀ ਦੇ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵੋਲੰਟੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ 95-96 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰੀ ਦੇ ਵੈਟਰਨ ਇੱਕ ਸੋਲਜਰ ਔਰ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਸਿੰਘ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੰਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਡੋਗਰੀ ਚ ਲਿਖੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1947 ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਮਲਾ ਤੇ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਮਾਨਯੋਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ACP शक्ति पाठक जी IPS ਤੇ ਟੀਮ ਜੰਮੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ और तुम दिखा दो ऑल पूरा अप्रोच है और ना सिर्फ साहित्यकार बल्कि कॉलेज यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स भी इतने आए दिन। ये बहुत ही इतिहासिक अज का दिन है जिहदे 1947 का वो पाकिस्तानी आर्मी ते कबालियां का हमला जिहड़ा जम्मू कश्मीर उपर होया। नरसिंह देव सिंह साहब भी उस समय आर्मी च एक सिपाही है तो वो 3 रातां ते 3 दिन जिहड़े उन्हें दिखे है वो उन्हें इस किताब च संजोए दे। जिहड़े बड़े बड़े इतिहासकार ते साहित्यकार शायद उस पहलुओं पर नज़र नहीं पाए और ये किताब बहुत ही अच्छी है, बहुत ही एक इन्फॉर्मेटिव है और कम से कम नौजवान पीढ़ी ने इसी जरूर लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, ये पर शोध करना चाहिए। तो मैं समझना कि बहुत मुबारक वाली गल है, एक बारी एक और मील पत्थर डुग्गर के साहित्य इतिहास के विच। तो सर्दियों का मौसम भले ही विदा ले चुका हो लेकिन आरएसपुरा के यहाँ ग्रामीण इलाकों में सुबह और देर शाम घना कोहरा अब भी लोगों की परेशानी का कारण बना हुआ है। कम दृश्यता के चलते मुख्य सड़कों से लेकर गांव के साथ संपर्क मार्गों तक आवागमन प्रभावित हो रहा है। वाहन चालकों को यहां हेडलाइट जलाकर भी रास्ता साफ नहीं दिखाई दे रहा, जिससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है। स्कूल जाने वाले बच्चों, दिहाड़ी मजदूरों और किसानों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की भी मांग की। तो आरएसपुरा क्षेत्र में इन दिनों किसानों को खाद की भारी किल्लत का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि यहां फसलों को इस समय खाद की सख्त जरूरत है, लेकिन अधिकतर डीलरों के पास खाद उपलब्ध नहीं है।
और अगर किसी डीलर के पास खाद की खेप पहुंचती भी है तो यहाँ कुछ ही घंटों में खत्म हो जाती है, जिससे दूर दराज के गांव से ही आप देखिए लगातार आने वाले किसान खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। किसानों ने बताया कि क्षेत्र में बारिश न होने की वजह से खेत सूख रहे हैं और फसलों को प्रतिकूल यहाँ जो असर है इसका पड़ रहा है, यानी कि फसलों पर इसका असर हो रहा है। तो ऐसे में खाद का पूरी तरह से जरूरत भी पड़ती है, अनावरण होना चाहिए, आवश्यकता और बढ़ गई है। किसानों का कहना है कि अगर समय पर खाद उपलब्ध नहीं करवाई गई तो उत्पादन पर गंभीर असर पड़ सकता है। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि जल्द सप्लाई सुनिश्चित कर राहत दिलाई जाए। खाद की इन्नी ज़्यादा किल्लत है, डीलर एडवांस पेमेंट्स दे बैठे ने दुकानदार डीलर उसके बावजूद भी खाद नहीं आ रही है। ये किसान नाल बड़ी नाइंसाफी है। इस वक्त खाद की इन्नी ज़रूरत है, इस वक्त खाद नहीं पेगी, बाद लेट आ जाएगी तो उस खाद का की फायदा है। वो एक तो दुकानदारों को पई रहेगी, वो खराब होएगी, किसान की फसल नहीं होएगी। हुण असी तो इन्ने परेशान हाँ कि क्या मतलब कि किसानों वास्ते सिर्फ खाद ही नहीं पूरी हो सकती, बाकी किसानों दी डिमांडां जिन्नियां भी हैं वो तो एक अलग मैटर है। सब तो बड़ा मैटर इस टाइम जो मसला बने दा वो बने दा खाद का। जेकर किते सुनते हैं और सुनना की है, लोग लैके भी आए ने, अगर मिलती है किते खाद किते आंदी है तो वो ब्लैक च होती है। जो उसका MRP रेट है उस तो 50 रुपये 100 रुपया ज़्यादा ब्लैक बेच के अपने घर दुकान की बजाय अपने घर च लोग डंप करके दुकानदार वो खाद ब्लैक कर रहे हैं। इस करके बेनती है सरकार अगे और स्पैशली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट अगे वो विजिट करन। दफ्तर बैन नाल ये मसले हल नहीं होंगे हैं। असी तो डायरैक्टली एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को कहना चाहते हैं कि वो विजिट करन, जिथे जिथे खाद आती है उसे विजिट करन की वाकया क्या खाद सही रेट बिक रही है या ब्लैक हो रही है, या जिस भी बंदे को खाद आई है, जो दुकानदारों को खाद आई है, क्या वो किसानों तक सही रेट से पहुँच रही है। पहली गल तो खाद आ नहीं रही, अगर आ रही है खाद तो वो ब्लैक हो रही है। किसान बड़ा ज़्यादा परेशान है और इदा ही रीजन है कि जिन्होंने को जमीन ज़्यादा ने वो उन्होंनी फसल नहीं होंगी तो फिर लास्ट सुसाइड की होंगे, लास्ट का फैसला की होंगे सुसाइड करना। इस करके साड़ी पूरे किसान बलादरी की तरफों खाद की किल्लत है, ये दूर होनी चाहिए है, क्योंकि खाद जी टाइम की मिली नहीं। हुण जी खाद पानी है, फायदा की है, की फायदा किसान नूं? किसान तो दबिया जा रहा। किसानों की जी मंगण है इहो कि खाद और बीज और पानी बिजली, ये 3-4 चीज़ां ने, इहो नहीं पूरी करो तो की करेगा? किसान आत्महत्या कर रहा है, किसान बेचारा परेशान है। असीं सरकारां अगे अपील करांगे कि जल्दी जल्दी जी खाद। थाना मंडी के ही कोट भरोट इलाके में देर रात करीब 2 बजे चोरी की घटना से हड़कंप मच गया। अज्ञात चोरों ने पहले एक ट्रैक्टर से बैटरी चुराई और फिर पास की दुकान में सेंध लगाकर संदिग्धों पर आप देखिए किस तरह से भागने पर स्थानीय लोगों ने पीछा कर उन्हें पकड़ लिया है, जिसके बाद झड़प में 2 युवक घायल हो गए। घायलों की पहचान तारिक डार और यासिर नाइक के रूप में हुई। दोनों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया और घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। लूटी और सारा कुछ लूट के लेके आए 2 बजे क्या बात है। तो ये लड़के गए थे उधर और इनने मुझे बताया, मैं सोया हुआ था, पूरा सामान जितना भी है मेरा सब कुछ कैश विद सब कुछ लूट के ले गए चोर। तो इनको पकड़ा जाए सर, हमें इंसाफ मिलेगा। तो हाथापाई हो जाएगी। यहाँ पे आए दिन कभी दुकानें लूटी जाती हैं, कभी गाड़ियां लूटी जाती हैं, कभी ट्रांसफार्मर, यहाँ पे आए दिन ट्रांसफार्मर लूटे जाते हैं, आए दिन ट्रांसफार्मर लूटे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी हैवी ट्रांसफार्मर थे, कॉपर वाइंडिंग जिनकी थी, वो सब आइडेंटिफाई थे, वो चोर उठा के ले के जाते हैं। यहाँ पे उन्होंने बिहार और यूपी को बना के रखा हुआ है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि पुलिस इनकी पुष्टपनाही कर रही है, पुलिस इनको। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर पुंछ द्वारा पुंछ के जिला अस्पताल परिसर स्थित यहाँ ENMT स्कूल में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस कैंप का आयोजन किया गया और कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जिले में उपलब्ध औद्योगिक अवसरों और सरकारी नीतियों की जानकारी देना था। मुख्य अतिथि यहाँ डिप्टी चीफ मेडिकल ऑफिसर प्रिंसिपल डॉक्टर रूबी नाज ने ऐसे कार्यक्रमों को युवाओं के आत्मनिर्भर भविष्य के लिए महत्वपूर्ण बताया। अधिकारियों ने इंडस्ट्रियल लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी 2021-30 और विभिन्न रोजगार योजनाओं पर विस्तार से जानकारी दी। छात्रों ने भी उत्साह के साथ भाग लेकर रोजगार संभावनाओं पर सवाल पूछे। आज डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर पुंछ की तरफ से EMT स्कूल पुंछ में एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें कि हमारे जो मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनको अवेयर किया गया, जो इंडस्ट्रियल कॉमर्स की स्कीम्स के साथ उनको बताया गया कैसे वो यहाँ से पास आउट होने के बाद अपना जो यूनिट एस्टेब्लिश कर सकते हैं,
लोनिंग के प्रोसेस के बारे में बताया गया और तक तमाम जो और स्कीम्स हैं जिसमें उनको बेनिफिट हो सके उनके बारे में उनको आज बताया गया। DIC की तरफ से एक अवेयरनेस कैंप यहाँ रखा गया था। जो हमारे बच्चे हैं, जो कि हमारा ये फ्यूचर है यहाँ का, ये इनके जो वेरियस स्कीम्स हैं कैसे इम्प्लीमेंट हो सकती हैं, कैसे ये बच्चे बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे कुछ बच्चे हैं जो यहाँ पे लैब टेक्नीशियंस का कर रहे हैं, अगर ये कल को यहाँ से निकल के प्राइवेट सेटअप करना चाहते हैं तो इनको पूरा अवेयर किया गया कि ये किस तरह से गवर्नमेंट की फाइनेंशियल सपोर्ट, उनकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स है उनको अवेल कर सकते हैं। तो काफ़ी बेनिफिशियल कैंप रहा यहाँ ये आज रहा। और मैं RMT स्कूल का स्टूडेंट हूँ और यहाँ पे आज एक छोटा सा अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किया गया MSME के द्वारा, और जिसमें हमें बहुत कुछ सीखने को मिला बिजनेस पर्सपेक्टिव से, और भी गवर्नमेंट हमें जो सपोर्ट कर रही है हमें हमारे बिजनेस के लिए, हमारे एक फ्यूचर के लिए जो भी है उसमें हमें बताया। चलिए बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।